बीजेपी के द्वारा दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 72 ऐसे कैंडिडेट्स चुनाव मैदान में उतारे गए, जिनमें 6 कैंडिडेट हरियाणा के हैं। बात चाहे करनाल लोकसभा की करें, जहां पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनाव मैदान में उतारा गया है, वहीं महज एक माह पूर्व बीजेपी में शामिल हुए अशोक तंवर को भी सिरसा से टिकट दी गई है। भिवानी महेंद्रगढ़ से एक बार फिर से पार्टी ने चौधरी धर्मवीर सिंह पर दांव खेला है। तो 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। रोहतक की सीट काफी महत्वपूर्ण सीट है पूरे प्रदेश में। अगर लोकसभा की 10 सीटों की बात करें, वहीं साथ ही साथ सोनीपत वो सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में क्या सिनेरियो है हिसार के परिप्रेक्ष्य में, चाहे बात करें तो क्या सिनेरियो अब रहने वाला है, किस तरह से मुकाबला रहेगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, चिंतक अजय मल्होत्रा जी हैं और इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, पहला सवाल यही कि जिस तरह से पार्टी के द्वारा दांव खेला गया है, कल 6 लोगों की सूची घोषित की गई, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में बात करें, एक तरह से माना जा रहा था, तमाम लोग जब ये कह रहे थे कि भूपेंद्र यादव की टिकट पक्की है या उन्होंने ऑफिस भी ले लिया भिवानी महेंद्रगढ़ की, अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें, सुधा यादव का भी नाम कहीं ना कहीं सुर्खियों में आया था, लेकिन हमने इसी मंच पर लगातार ये कहा था कि धर्मवीर सिंह को तीसरी बार पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी। किस तरह का जो अगर जातिगत समीकरणों की बात करें या फिर सियासी समीकरणों की बात करें, क्या जो है तारतम्य बैठाने की कोशिश? देखो, पहला विषय तो आप भिवानी महेंद्रगढ़ पे आ जाओ। धर्मवीर के साथ साथ भूपेंद्र यादव, ओम प्रकाश धनखड़ और सुधा यादव सभी कैंडिडेट्स थे। अब पहले तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट आप भूपेंद्र यादव को मान रहे थे, परंतु हम ये बात इस बात में भूल रहे थे कि भूपेंद्र यादव बेसिकली भिवानी डिस्ट्रिक्ट या महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से नहीं है। उनका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है गुड़गांव। क्षेत्रवाद के नारे में उलझ के रह जाते वो, चाहे उन्होंने यहाँ मकान भी ले लिया था अकेले। कई बार क्या होता है कि मोदी के नाम पर लड़ना, ये है कि कैंडिडेट के दम भी तो होना चाहिए ना। अकेला मोदी जी क्या करेंगे, जिस आदमी की कभी यहाँ पर कार्य क्षेत्र ही नहीं रहा। फिर अहिरवाल में राव इंद्रजीत कभी नहीं चाहेंगे कि भूपेंद्र यादव की यहाँ एंट्री हो। मोर ओवर हरियाणा के मुख्यमंत्री आज तो नहीं है मनोहर लाल जी, तब तक तो मनोहर लाल जी थे। मनोहर लाल जी चुनाव समिति के मेंबर थे, सीईसी में उन्होंने केस प्लीड करना था। मनोहर लाल जी भी किसी स्थिति में नहीं चाहते थे कि भूपेंद्र यादव हरियाणा में एंट्री, कोई उनके समानांतर कोई खड़ा हो जाहिर तौर पर। फिर ऐसे में कैंडिडेट रह जाते थे धर्मवीर, सुधा यादव और धनखड़। निस्संदेह धर्मवीर इन दोनों से ज़्यादा मजबूत पड़ते हैं, क्योंकि धर्मवीर पहले भी 2 बार सांसद रह चुके। भिवानी में वो तो आपका तोशाम और बाढ़ा से वो एमएलए भी रह चुके हैं, और उन्होंने 2 लोकसभा के चुनाव यहाँ हारे भी हैं वो। तो ऐसे में जिस आदमी का ने एक 5-6 चुनाव इस इलाके में लड़े हों, तो उसका एक अपना वोट बैंक भी बन जाता है। और फिर अहिरवाल में राव इंद्रजीत की सपोर्ट, पूरे मन से सपोर्ट थी, तो स्वाभाविक है तो धर्मवीर इनसे आगे थे टिकट की रेस में, और वो अल्टीमेटली यानी जाटलैंड को भी साधने की कोशिश की गई है कि जाट वोट जो है, चाहे वो भिवानी के परिप्रेक्ष्य में बात करें आप, तो शाम की बात करें, लोहारू की बात करें, बाडड़ा की बात करें, चरखी दादरी खापलैंड का इलाका है, तो कहीं ना कहीं जाट वोट। भारतीय जनता पार्टी, रवि जी ये बात ठीक है, 2 जाटों को देना चाहती है टिकट, एक तो अब उन्होंने दे दिया। अब ऐसे के अंदर जब दूसरा जाट उन्होंने देना है, पहले तो ये चर्चा थी कि रोहतक में रणदीप हुड्डा आएंगे, लेकिन अब वो रूल आउट हो गई है। वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं अब गैर जाट के। और सोनीपत के अंदर भी ये अब तय है कि कांग्रेस एक जाट को ला रही है, ब्रिजेंद्र सिंह को। तो भारतीय जनता पार्टी वहाँ जाट को नहीं उतारेगी। अब भारतीय जनता पार्टी जाट को उतारना चाहेगी हिसार में, एक ही विकल्प रह गया उनके पास। तो हिसार में अभिमन्यु की या कैप्टन भूपेंद्र की लॉटरी खुल सकती है। और वैसे अगर किसी हालात में यहाँ से जाट शिफ्ट होता है कोई, तो फिर गंगवा का नाम है, मुख्यमंत्री जी गंगवा की पैरवी कर रहे हैं, पुराने वाले कुलदीप बिश्नोई का भी कहीं चर्चाओं में शुमार था नाम। पहले करनाल से नाम उठा था सर, करनाल में हालांकि एक्स सीएम बात करेंगे मनोहर लाल जी को टिकट दे दी गई है। तो ऐसे में
लगता नहीं है कि भजनाल परिवार से भी नहीं, कोई- वो फिर परिवारवाद की बात आ जाती है। आप हरियाणा में एक तरफ तो राव इंद्रजीत को और धर्मवीर को और कृष्णपाल गुर्जर को मना कर रहे हैं, अभी हम परिवारवाद के हिसाब से टिकटें, आप एक नए आदमी को परिवार में 2 टिकटें दे दोगे, तो नो डाउट कुलदीप भी मजबूत कैंडिडेट थे, परंतु परिवारवाद वाला आरोप लगता है तो फिर उनको नहीं है। यानी माना जा सकता है कि अब जो है हिसार से कहीं न कहीं पार्टी एक ज्यादा चांसेस जाट कैंडिडेट को, क्योंकि जिस सिनेरियो की बात की जाए, क्योंकि ब्रिजेंद्र सिंह को पता है तुम्हारी टिकट कट रही है, तो वो फिर वहां से शिफ्ट कर गए। अब वो सोनीपत से लड़ेंगे। अगर वो सोनीपत से लड़ते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी सोनीपत में भी किसी गैर जाट को लाएगी, या तो किसी ब्राह्मण को उतारेगी, या वहां से किसी आपके वैश्य समाज को उतार सकती है, क्योंकि वैश्य समाज के लिए अब 2 ही सीटें बचती हैं, सोनीपत और आपका कुरुक्षेत्र, और ब्राह्मण के लिए भी। अब कुरुक्षेत्र के अंदर डीडी शर्मा मजबूत कैंडिडेट हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री भी उनकी पैरवी कर रहे हैं, पुराने मुख्यमंत्री भी कर रहे थे। तो अगर ब्राह्मण को वहां दे दी जाती है कुरुक्षेत्र में, तो फिर सोनीपत में ब्राह्मण को नहीं देंगे, वो वहां किसी गैर ब्राह्मण को देंगे। तो अब रही बात फिर रोहतक के अरविंद शर्मा की। अगर अरविंद शर्मा को टिकट देनी होती तो कल 6 की लिस्ट सूची में नाम अरविंद शर्मा का आ जाता। हाँ, रोहतक पे चर्चा करते हैं सर। रोहतक क्योंकि काफी महत्वपूर्ण सीट है, कांग्रेस का एक तरह से गढ़ माना जाता है, लेकिन उसी गढ़ में अरविंद शर्मा ने सेंध लगाई थी। तो क्या जिस तरह से टिकट नहीं दी गई अरविंद शर्मा जी को, तो उससे लगता है कि अरविंद शर्मा मुखर भी हो सकते हैं, बगावत भी कर सकते हैं पार्टी से? वो अब ये जो 4 सीटें बची हैं ना, भारतीय जनता पार्टी इस मूड में है कि इन 4 को बदलने की। और अगर अरविंद शर्मा को बदलते हैं, नो डाउट अरविंद शर्मा एक मास बेस के नेता तो हैं, परंतु रोहतक में उनको ऐसा नेता चाहिए जो दीपेंद्र को दोबारा हरा सके। पिछली बार मार्जिन 7-8 हज़ार का था, अब की बार इनको ये लग रहा है कि भाई दीपेंद्र कवर कर जाए, तो ऐसे में अरविंद से भी ज्यादा मजबूत कैंडिडेट को लाना चाहते हैं। वो कौन हो सकते हैं? महंत बालकनाथ का नाम, बालकनाथ जी पे चर्चा चल रही है। बालकनाथ जी एक धार्मिक गुरु हैं, और भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति तो करती है कहीं ना कहीं। रणदीप हुड्डा का नाम भी सुर्खियों में था, शुरुआत में चला था नाम, और ये बात भी आई थी कि वीर सावरकर पर जो मूवी है वो उसमें रणदीप हुड्डा का रोल रहा है काफी, तो वो मूवी भी करेंगे। तो वो बात बाद में कहीं ना कहीं सर्वे में ये आया कि रणदीप हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले कमजोर पड़ते हैं। अच्छा, सिरसा सीट पे आते हैं सर। सुनीता दुग्गल की टिकट कटने की एक वजह बताई गई है कि आरएसएस का जो सर्वे था, या फिर दूसरा जो बीजेपी ने सर्वे करवाया था, सरकारी स्तर पर भी जो सर्वे करवाया गया था, मास से जुड़े ना होने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी टिकट कटी है। इसीलिए 1 महीना पहले जो पार्टी में शामिल हुए थे अशोक, तो उनको टिकट दी गई। तो वहाँ किस तरह का सीन बन सकता है अगर सिरसा के परिप्रेक्ष्य में बात? देखो, सिरसा में सुनीता दुग्गल, जहाँ तक उसके संबंधों की बात है, भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे संबंध हैं उनके, अनुशासित भी रही हैं, लेकिन वो लोगों से कट गई थी। और जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे था, उस सर्वे के अंदर कहीं ये चीज़ आई है, जो आरएसएस का है, भारतीय जनता पार्टी का है, कि मासिस को टच नहीं कर पाई, वो लोगों में नाराजगी थी। तो इसलिए 2-3 महीने पहले ही अशोक तंवर को ले लिया गया पार्टी में, और ये मन बना लिया था, तभी मुख्यमंत्री जी हरियाणा में जब मनोहर लाल जी थे, उन्होंने मन बना लिया था कि अशोक तंवर को लेके उन्होंने हाईकमान के आगे यही पैरवी करी भी ये सुटेबल कैंडिडेट रहेंगे और उनको चुनाव लड़वाया जाए। तो ये तभी दिखाई देने लग गया था कि अशोक तंवर अब की बार। भिवानी में कांग्रेस किस पर दाव खेल सकती है? श्रुति चौधरी प्रबल दावेदार थी, एसआर के ग्रुप से भी संबंधित है, ऐसे में पैरवी तो यहाँ उनकी बेहतर तरीके से हालांकि की जा रही थी। कुछ चर्चा ये भी चली थी कि वो जो है पार्टी छोड़ सकती हैं अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो। लेकिन अभी फिलहाल की अगर स्थिति की बात करें सर, क्योंकि एक जाट कैंडिडेट को बीजेपी चुनाव मैदान में एक बार फिर से उतार चुकी है, ऐसे में क्या लगता है भिवानी महेंद्रगढ़ से कांग्रेस किस पर दाव खेल सकती है? देखो, पार्टी तो किरण चौधरी नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि उनको पता है कि उनका फ्यूचर कांग्रेस में है आगे, क्योंकि वो कांग्रेस कल्चर की हैं। 30-35 साल 40 साल से वो कांग्रेस से जुड़ी रही हैं, और ऐसे परिवार से जुड़ी रही हैं जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवार रहा है। जहाँ तक टिकट का प्रश्न है, किरण चौधरी जी भी मेरे को लगता है इस मेरिट को देखेंगी कि जो सर्वे की रिपोर्ट्स हैं, या जो जाट और गैर जाट का जो डिवीज़न है, अहीर वोट मिलने की क्या स्थिति है,
तो वो भी इसको अवलोकन कर रही होंगी। और रही बात किरण चौधरी, नो डाउट बहुत मजबूत स्थिति में टिकट लेने की। अगर वो लॉजिकली सोच के इसको छोड़ेंगी तो अलग विषय है। तो उनको ये कहीं सर्वे में उनको ये कन्विंस कराया जाता है भी आज यहाँ जाट बीजेपी का कैंडिडेट है तो अहीर कैंडिडेट होना चाहिए, क्योंकि दोनों कास्ट के मिला के 8 लाख वोट है, बिल्कुल जिसमें 4-4.5 लाख जाट है, 3-3.5 लाख अहीर वोट है। तो ऐसे में डिवीजन में किरण चौधरी जी का क्या फैसला लेती हैं वो उन पर डिपेंड है। अदरवाइज कांग्रेस के 3 कैंडिडेट, एक तो श्रुति तो किरण चौधरी जी की तरफ से हो ही गई, भूपेंद्र हुड्डा जी की तरफ से राव दान सिंह और राव बहादुर सिंह 2 कैंडिडेट हैं। तो अब 2-3 दिन में मंथन हो रहा है, हो जाएगा फैसला। तो अगर श्रुति से इतर राव दान सिंह आते हैं चुनाव मैदान में तो क्या फाइट दे पाएंगे सर? एक्चुअली राव दान सिंह नो डाउट देंगे। अगर अब यहाँ ये विषय आ जाता है, राव बहादुर सिंह अगर बिल्कुल जेजेपी या इनेलो में चले जाते हैं, जैसा उन्होंने पिछले दिनों कई बार कहा है कि मैं चुनाव लड़ूंगा चाहे निर्दलीय लड़ूं, तो अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो फिर वो दान सिंह को नुकसान कर देंगे बहुत अच्छी तरह से। उसका फायदा धर्मवीर को है सीधा सीधा। रोहतक की चर्चा हम कर चुके हैं सर, भिवानी महेंद्रगढ़ की चर्चा हुई। सोनीपत में क्या लगता है, कविता जैन या जैन फैमिली से किसी को टिकट मिल सकती है? मुख्यमंत्री जी की पसंद योगेश्वर, मुख्यमंत्री जी जो एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी अब भी ऐसे लगता है कि वही हैं, क्योंकि पैरवी तो उन्होंने ही करी थी हाईकमान के साथ। उनके उसमें योगेश्वर दत्त और कविता जैन, तो इनमें से अगर किसी एक को टिकट मिलने की उम्मीद है। अगर कुरुक्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया कि ब्राह्मण को अगर टिकट मिलती है तो फिर यहाँ वैश्य को देना चाहेंगे। अगर वहाँ अभी भी जिंदल से बातचीत खत्म नहीं हुई है, अगर जिंदल इधर आ जाते हैं अपना कुरुक्षेत्र से तो फिर यहाँ ब्राह्मण को मिलेगी, क्योंकि एक सीट ब्राह्मण को भी देनी। बिल्कुल डिपेंड करता है सर, निश्चित। और हिसार सीट पे कहीं जो है लगता नहीं है कि आपने बताया कि कैप्टन भूपेंद्र या दूसरी तरफ जो है अभिमन्यु का नाम आ सकता है सर। क्या मजबूत दावेदार है, मजबूत कैंडिडेट है? और उस स्थिति में अगर दुष्यंत चौटाला खुद जिस तरह से कल रैली थी, उन्होंने भी ऐलान किया था कि चुनाव के लिए वो भी तैयार है, तो आपको नहीं लगता कि मुकाबला कड़ा हो सकता है? फिर ऐसे में मेरे को लगता है कि अगर भूपेंद्र दुष्यंत आते हैं तो कांग्रेस फिर वहां से जो आपके वो हैं डिप्टी स्पीकर हैं गंगवा, भारतीय जनता पार्टी फिर गंगवा को मैदान में उतारेगी। बैकवर्ड फेस है, हिसार में बैकवर्ड बहुत ज़्यादा है और ख़ासतौर पे कुम्हार वोट बहुत ज़्यादा है, तो वो गंगवा को उतारेंगे। अरविंद शर्मा का क्या भविष्य लगता है सर पूरी कवायद में? अरविंद शर्मा देखो, अगर टिकट नहीं मिलती उनको, जैसा कि लग रहा है अब इस समय, राजनीति में संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकता, तो ये चर्चा है कि वे कांग्रेस में जाके करनाल से लड़ सकते हैं, क्योंकि आप बड़े चेहरे के सामने जब लड़ते हो तो स्वाभाविक है जो नेगेटिव फोर्सेस होती हैं सारी आपके साथ हो जाती हैं, तो एक अच्छा मुकाबला बना सकते हैं वहाँ। ओवरऑल हरियाणा के परिप्रेक्ष्य, हालांकि बंतो कटारिया जी को कहीं ना कहीं जो रतनलाल कटारिया जी के जो वोट थे, पारंपरिक जो वोट थे, वो तो मिलेंगे, साथ ही सहानुभूति मोदी जी का भी फैक्टर भी है। क्या लगता है सर 10 की 10 सीटों पर जिस तरह से कमल खिलाने की बात कही गई है और उससे इतर गठबंधन टूटा है, हालांकि गठबंधन के असर को नहीं माना जा रहा था कि गठबंधन शायद वजह कोई रही होगी किसी भी तरह की, लेकिन उस फैक्टर को नहीं माना जा रहा, तो क्या लगता है 10 सीटों पर कितना मुकाबला होगा? देखो मुकाबला तो सभी पे रहेगा, आप ये नहीं कह सकते कि भाई बहुत कुछ डिपेंड करेगा क्या कैंडिडेट्स आ रहे हैं। 2 वेट कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के भी 4 कैंडिडेट और डिक्लेयर हो जाएंगे और कांग्रेस के भी, मेरे को लगता है कि आने वाले 3 दिन में सब पिक्चर्स आपके सामने क्लियर हो जाएगी। शुक्रिया सर बात करने के लिए। इंडिया न्यूज से लगातार जो है राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं अजय मल्होत्रा जी, और पहले भी जिस तरह से जो बातें सामने आई थी ठीक वो स्टिक उतरी थी, एक बार फिर से मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अहम बात जो है कुरुक्षेत्र और सोनीपत की जो दोनों टिकटें हैं वो निर्भर करती हैं जातिगत समीकरणों पर। अगर कुरुक्षेत्र की जो सीट है, कुरुक्षेत्र की जो टिकट है वो किसी ब्राह्मण समुदाय के कैंडिडेट को दी जाती है तो निश्चित तौर पर एक वैश्य समुदाय के जो कैंडिडेट है उनको सोनीपत से टिकट मिलेगी। इसी तरह उल्टा होगा, अगर सोनीपत से किसी ब्राह्मण को चुनाव मैदान में, चाहे योगेश्वर दत्त की बात करें या उनसे इतर किसी और ब्राह्मण कैंडिडेट की बात करें, उनको अगर उतारा जाता है तो अभी राजनीति क्योंकि संभावनाओं का खेल है, फिलहाल भी जो है नवीन जिंदल से अभी वार्ता खत्म नहीं हुई है, हो सकता है उस चेहरे को भी वहां पे से उतारा जा सकता है। दूसरी तरफ रोहतक के परिप्रेक्ष्य में बात करें, अरविंद शर्मा की टिकट अभी हालांकि
फाइनल नहीं की गई थी, तो निश्चित तौर पर यही लगता है कि रोहतक सोनीपत की जो कैंडिडेट है उनको तो बदला जाएगा। ऐसे में सिनेरियो क्या रहता है, महंत बालकनाथ को भी यहाँ से उतारा जा सकता है। तो लगातार अभी जब तक कैंडिडेट जो है वो घोषित नहीं किए जाते हैं, चर्चाएं तो राजनीति में बनी रहेंगी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, राम राम। लगातार इस तरह की चर्चाएं जारी रहेंगी।